हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आजकल हम ट्रेंड में देख रहे हैं कि जो भी पेपर आता है, यूपी का हो या कोई और पेपर हो, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट से संबंधित इतने ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं अब कि उन पर अच्छी पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैं आपके साथ आज वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? कौन सा है पहला राष्ट्रीय पार्क? येलोस्टोन नेशनल पार्क। जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था नॉर्मन मायर्स ने। किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने। जैव विविधता से और भी संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, किस सन में किया था और जैव विविधता किन किन चीज़ों से संबंधित है, हॉट स्पॉट से क्या संबंधित है। ये एक एक जो पॉइंट्स है ना, ये यहीं से क्वेश्चन ऐसे उठ जाते हैं और ऐसा घुमा दिया जाएगा आपको कि आप सोचेंगे मैंने तो ये क्वेश्चन पढ़ा था, पर मैं इस क्वेश्चन को जो एग्जाम में आया है उसको आप अटेम्प्ट करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उसके अलावा भी आप और भी सोर्स से देखें। बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। और जितना ज़्यादा आप टेस्ट पेपर लगाएंगे, अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, दिन में कम से कम 2 घंटे निकाल के एक टेस्ट पेपर अवश्य लगाइए और बिल्कुल घड़ी का से टाइम मिला के मैच करके देखिए आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तभी आपकी जो तैयारी है वो सही आपको समझ में आएगी और वही तैयारी आपको सही रिजल्ट देगी। हालांकि इतने सारी मेहनत करने के बाद बहुत सारे छात्र इस समय पर परेशान हैं कि क्यों एग्ज़ाम होते हैं तो उनके रिजल्ट नहीं आते हैं, एग्ज़ाम होते ही नहीं है और दूसरे पेपर्स के लिए फॉर्म भरवा लिए जाते हैं क्योंकि फॉर्म से कलेक्शन हो रहा है, आराम से पैसे सरकार तक पहुंचते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि छात्रों के साथ करना क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से रोजगार देंगे, किस तरीके से बच्चों के लिए क्या सुविधाएं देंगे, किस तरीके से वो अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका रिजल्ट उन्हें मिल जाए और वो किस तरीके से अपनी चीज़ों तक जहां उन्हें पहुंचना है, जिस पेपर के लिए वो सिलेक्ट हुए हैं, वो कब ज्वाइन कर पाएंगे। सारी कोई भी पेपर हो, यूपी में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है, चाहे रेलवे का पेपर हो, चाहे यूपी पीसीएस का पेपर हो, चाहे कोई भी पेपर हो, जितने भी पेपर्स हैं, बच्चा पेपर देने के बाद पेपर भूल जाए कि वो रिजल्ट कब आएगा, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 5 साल बाद पता चले उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तब तक तो इंसान किसी और चीज़ में जा चुका होता है। उसकी जो तैयारी है उसका सही से यूज़ ही नहीं हो पा रहा है। सरकारें पता नहीं क्या करती हैं, इलेक्शन के जस्ट शुरू होने से पहले तो वैकेंसी निकाली जाएंगी, तो क्या किया जाए, तैयारी के किस हिसाब से रखा जाए, जब इलेक्शन शुरू होने वाले हों तब तैयारी की जाए क्या। बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो रखी है और इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है सरकारों को। कोई भी सरकार हो, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि अगर युवा हमारा बेरोजगार होगा तो कैसे काम चलेगा। अगर आपके पास रोजगार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो कैसे देश का इकोनॉमी, कैसे देश में आप अच्छा पार्टिसिपेशन अपना कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और कितने लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, कितने लोग तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं, वो लोग भी एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन कई बार लोगों के पास रोज़गार नहीं है, रोज चीज़ें नहीं है, तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो उन्हें करने के लिए चाहिए। तो ये चीज़ें सरकार पता नहीं कब समझेगी और बच्चों के साथ कब वो सही से एग्ज़ाम होंगे। कैलेंडर देती है तो कैलेंडर के हिसाब से बच्चा तैयार हो जाता है, चलो ठीक है इस तरीके से तैयारी करेंगे, आगे चल के वो कैलेंडर भी फेल हो जाता है, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होते चले जाते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करना है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, बच्चों के पास सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, अपनी बात को पहुंचाया जाए और रिजल्ट और इन चीज़ों का वेट किया जाए और बाकी पढ़ाई को जारी रखना आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो आप पढ़ाई को प्लीज़ ज़रूर जारी रखें, बाकी जिस चीज़ में भी आपको बिजी होना है होए, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ काम आएगी, वो है आपकी पढ़ाई। तो ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में समझने के लिए कि क्यों सरकारें बच्चों के साथ इस तरीके का कर रही हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स किस जीव की प्रजाति है? ये है चमगादड़ की। किस जीव की प्रजाति है? ये है चमगादड़ की। किस पारिस्थितिकी तंत्र में एक गैसीय बायोकेमिकल चक्र नहीं है? तो ये है फास्फोरस चक्र में। फास्फोरस चक्र में क्या नहीं है? एक गैसीय बायोकेमिकल ये चक्र
नहीं है। अगला है पारिस्थितिकी शब्द का कहाँ से लिया गया है। जो पारिस्थितिकी शब्द है उसको कहाँ से, उसको यूनान से लिया गया है। अब घटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में कौन आता है, उसकी श्रेणी में आती है चींटी। खाद्य श्रृंखला में मानव किस श्रेणी में आते हैं, तो ये आते हैं प्राथमिक तथा द्वितीय में। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी फास्ट लगता है तो आप इसे पॉज करके क्वेश्चन को समझ के उसे अच्छे से लिख सकते हैं या उसे एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। अगला है लैंटिक आवास का उदाहरण कौन सा है, तो इसका उदाहरण है तालाब एवं दलदल। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है, यह है चिपको आंदोलन का नारा। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित थे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दक्षिण भारत का पर्यावरण से संबंधित कौन सा आंदोलन था, एपिको आंदोलन दक्षिण भारत के पर्यावरण से संबंधित आंदोलन था। और इस आंदोलन के नेता कौन थे, ये कमेंट में आप बताएंगे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ये संबंधित है पादप संरक्षण से। किससे, पादप संरक्षण से। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, 1980 में। ये कई बार क्वेश्चन मिलान में भी पूछा जाता है और कई बार ये अलग से भी पूछा जाता है। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को क्या दर्शाया गया है, ये दर्शाया गया है पिक्लोक्लाइन। किसी जल के निकाय में घनत्व प्रवणता क्या दर्शाती है, मतलब पिक्लोक्लाइन। किस जल निकाय में गहराई के साथ तापमापन परिवर्तन को दर्शाती है, वो है थर्मोक्लाइन। अगला है वह पिरामिड जो किसी स्थिर पारितंत्र में उल्टा नहीं हो सकता, वह किसका होता है ऊर्जा का पिरामिड। पृथ्वी की पारिस्थितिकीय पदछाप के माप में इकाई क्या है, भूमंडलीय हेक्टेयर। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, इन सीटू संरक्षण के द्वारा। आपने सुना होगा नाम इन सीटू और एक्स सीटू, ये दो तरीके के संरक्षण होते हैं। ट्रैफिक की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 1976 में। जैव विविधता का क्या अर्थ है, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं का होना ही जैव विविधता है। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है, प्राकृतिक वास का निवास। जो भी उनके जो जीव जंतु हैं, उन चीज़ों के लिए जो प्राकृतिक वास है उनका, अगर उनको उससे हटा दिया जाएगा तो जैव विविधता के ह्रास के लिए खतरा हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मई को। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है, तो यह है पश्चिमी घाट। भारत में 4 विविधता के जैव विविधता जो है उसके हॉटस्पॉट हैं, कौन कौन से हैं, पूर्वी हिमालय, म्यांमार, भारत सीमा एवं सुंडालैंड। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1988 में नॉर्मन मायर्स के द्वारा किया गया था। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सिकोया का। ये यूपी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। किस प्रजाति को विलुप्त नाम दिया जाता है, मतलब कौन सी प्रजाति विलुप्त हो गई है, तो ऐसा तब कहा जाता है जब कोई अपने प्राकृतिक आवास में 50 सालों तक नहीं देखी गई हो। मतलब 50 वर्ष तक अगर कोई प्रजाति नहीं देखी गई है तो कह देते हैं ये प्रजाति विलुप्त हो गई है। किस प्रजाति के विलोपन के लिए क्या उत्तरदायी है, अगर कोई प्रजाति विलोप हो रही है मतलब वो खत्म हो रही है तो क्या है उसके लिए उत्तरदायी कारक, व्यापक निच। अगला है IUCN द्वारा विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और शिशु की जातियों की सूचियां किसमें सम्मिलित की जाती हैं, रेड डेटा बुक में लिखाया जाता है। इसमें 9 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें डिफाइन किया जाता है कि कौन संरक्षण के लिए हमें किन किन जातियों पर ध्यान देना है। सिक्किम किस स्थान के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है, ये आता है पूर्वी हिमालय में। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, केरल में, और यहाँ पर खूब जैव विविधता पाई जाती है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार कितने अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, ये पाया जाता है 10 उत्तरी तथा 10 दक्षिणी के मध्य में। अगला है क्रायोबैंड एक्स-C2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है, राइजोफेरा। क्या घटक है, राइजोफेरा। आईची टारगेट का संबंध किससे है, जैव विविधता के संरक्षण से। कौन सी फसल बायोडीजल की है, जेट्रोफा एक बायोडीजल की फसल है। अगला है
जैव विविधता में कहां पर जाने पर वृद्धि होती है? तो भूमध्य रेखा की ओर जब आप जाएंगे तो क्या होगा, यहां पर जैव विविधता आपको अधिक देखने को मिलेगी। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित थे? नम भूमि मतलब आर्द्र भूमि से संबंधित ये संरक्षण है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो ये है गुजरात की। आर्द्र भूमि के बारे में कुछ साइट्स हैं, उनके बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन सी आर्द्र भूमि और रामसर के अंतर्गत शामिल हैं। तो एक बार जहां पर भी आपके रिसोर्स हों इसको जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ से कई बार मिलान में क्वेश्चन, कई बार अकेले में भी क्वेश्चन उठते हैं। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है? सागरीय जल के तापमान में वृद्धि। प्रवाल विरंजन जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसमें बहुत ज़्यादा फेमस है और ये शायद प्रथम नंबर पर है। तो इसके लिए कई बार क्वेश्चन को बहुत घुमा के और बहुत बहुत तरीकों से पूछा गया है। तो कोरल रीफ के लिए आप जरूर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें और इसको एक बार जरूर देखें। भारत में प्रवाल भित्तियां कहाँ हैं? अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में हैं। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किया था वॉटर जी रोसेन ने। किसने किया था? वॉटर जी रोसेन ने। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, पढ़ते रहें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।